तो प्रीलिम्स को आधार बनाते हुए एक अच्छा शुरू की गई है ये क्लास आपकी बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, लेकिन कुछ शंकाओं को दूर कर लेते हैं कि प्रीलिम्स स्पेशली, ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती है, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेप में आपके एग्जामिनेशन होने हैं, तीनों स्टेप को आपको मेंटेन करना है, ठीक। तो अगर कहा जाए कभी हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, कभी हमने मेंस के लिए पढ़ा, कभी हमने इंटरव्यू के लिए पढ़ा, ठीक। लेकिन पता क्या चला, किसी न किसी स्टेप पर हमारी डिस्टर्बेंस हो जा रही है, ठीक। पहली सीढ़ी हमारी प्रीलिम्स की होती है। प्री में जब हम आते हैं इसमें क्या करें, ठीक। जैसे बेसिक लेवल से जब हमारी शुरुआत होती है, शुरुआती दौर में हम प्रारंभ करते हैं कि हाँ अब हमको कंपटीशन देना है, तो प्रीलिम्स दिमाग में आता है, प्रीलिम्स के प्रश्नों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो गया, प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो गया, ठीक। अब समस्या शुरू हुई कि 2 महीने 3 महीने के बाद हमारा मेंस पढ़ना है, अब हम क्या करें। मेंस के लिए जुट जाते हैं, मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए। मेंस की तैयारी में पहुँचते पहुँचते अब लगा कि जो है मेंस 2 महीने में हम कैसे, प्रीलिम्स के लिए हमने साल भर दिया, मेंस उससे भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अब हमारी टेंशन हो गई, अब हम 2 महीने में मेंस कैसे तैयार करें। टेंशन में आधा समय बीत गया, आधा समय पढ़ने में प्रैक्टिस करने में हमारा आधा समय बीत गया। पता चला कि कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। अगर इसी चीज़ को एक थारोली अपनी एक अलग सोच बनाई जाए कि हमने साल भर प्रीलिम्स के लिए जो मेहनत किया है, ठीक है, ये बिल्कुल नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए मैं जो चर्चा कर रहा हूँ कि औसतन 1 वर्ष समय लगता है तैयारी करने में, औसतन 1 वर्ष समय तैयारी करने में लग रहा है, तो वो 1 साल जो आपने लगाया है प्रिपरेशन में, वो आने वाले एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के अलावा जो एग्जामिनेशन है उनमें कैसे यूजफुल होगा। अगर ऐसी सोच बनाते हुए हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बट ऐसा अगर नहीं सोचे, सिर्फ हम प्री पढ़ लिए, मेंस पढ़ लिए, इंटरव्यू पढ़ लिए, किसी किसी स्टेप पर हमको धोखा हो ही जाना है। तो कैसे हम, ठीक है, इन चीज़ों से बचें, क्या हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज़ का मैनेजमेंट कैसे है, उस चीज़ को भी अगर हम ध्यान रखते हुए चलते हैं, एक बार की तैयारी फाइनल सिलेक्शन के बराबर होती है। सिर्फ एक बार की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आप तैयारी करिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब एक साथ ही क्वालिफाई हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। बट साथ में ये भी ध्यान देना है कि प्री का एग्जाम आने वाला है, पहले हमने परीक्षा का फॉर्म भरा तो प्री एग्जाम ही देंगे, मेंस डायरेक्टली नहीं देंगे, डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट स्टेप को पार करना आज की डेट में आप जान रहे हैं बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना ही एक चैलेंज बन गया। कैसे चैलेंज बना है अभी उसकी थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। CRPC आपकी शुरू हो रही है, तो उसे कैसे हमें मैनेज करना है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो। प्रीलिम्स के लिए ही हम पढ़ेंगे, लेकिन मेंस में वो 100% यूजफुल हो जाए, उस बेस को ले करके हम पढ़ेंगे कि यूजफुल हो जाएगा तो हमारे लिए मेंस कितना आसान हो जाएगा। हर चीज़ को जब मेंटेन करके चलेंगे हमारा रास्ता आसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बेहतर है, सोच नहीं आपने मेंटेन किया हुआ है, तो किसी न किसी स्टेप पर किन्हीं कारणों से हम बाहर हो जाएंगे, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं आएगा। ये ध्यान रखते हुए जो है चीज़ों को मेंटेन करना है। प्रीलिम्स की हमने साल भर तैयारी की, मेंटेन किया, क्वालिफाई किए, अब मेंस में वो कैसे यूजफुल होगा। तो यही देखिए जो एक सामान्य स्टेप बनाया गया है प्री मेंस इंटरव्यू का। तो प्री में किस बात का टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी जो आपका टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है, क्यों ली जाती है बताइए, प्रारंभिक परीक्षा क्यों ली जाती है। इतना जानकारी है उस मतलब पूरी छांटने के लिए सर। स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक, इसमें सब कुछ समाहित है।
ब्रॉडनेस ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का पेपर सेट किया जाता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज है, सामान्य जानकारी है, उसमें ब्रॉडनेस क्या है, क्या विस्तार है, कितनी दूरी तक आप सोच सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में, पहले तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट बस नाम मात्र का स्क्रीनिंग टेस्ट था, लेकिन आज अगर आप बात करेंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ही जो हम यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के रूप में आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, सिंपली अगर कहा जाए, क्वेश्चन है, फिर इसके बाद उसके लिए 4 आंसर दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाया गया है, ABCD 4 आंसर दिए गए हैं। यदि आप आज से 10-12 साल पहले के क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो मैटर क्वेश्चन में एक हिंट होता था, एक मैटर होता था कि इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या बात है, वही पूछता था। आज की डेट में पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, साथ ही साथ कंपटीशन का लेवल बढ़ने के साथ भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, हर एक तरीके से आज आप देखते हैं, यहाँ तो जुडिशरी की बात हो रही है, यहाँ इतने फार्म नहीं पड़ते हैं, लेकिन अदर एग्जामिनेशंस में आप देखिए लाखों, कहीं कहीं पर तो रेलवे जैसी वैकेंसी में करोड़ तक फार्म पहुंचने लगे हैं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है, भीड़ बढ़ रही है, हायर एजुकेशन का लेवल भारत में बढ़ता चला जा रहा है, चाहे कोई केवल डिग्री ले रहा हो, चाहे पढ़ करके डिग्री ले रहा हो, कुछ भी हो, हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में आ रहा है। ठीक है, एकेडमिक में कोई अच्छा करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को नहीं फेस कर पाता है, बाहर हो जाता है। वहीं पर पता चला कोई ऐसा भी हो सकता है जो एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस ना रहा हो, लेकिन समय रहते जग गया हो, कॉम्पिटिटिव लेवल पर वो मेंटेन हो गया हो, तो कहीं ना कहीं वो हमको बाहर कर देगा। तो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, कंपटीशन यानी कि सभी से एक नंबर हमारा ज़्यादा होना चाहिए, न कि 90% पा गए, 95% पा गए तो हमारा मेंटेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी से हमको बेहतर होना पड़ेगा, और बेहतर होने के लिए क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो वर्तमान के क्वेश्चनों को जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि क्वेश्चन तो इन्होंने एक सिंपल सी बात लिख दी कि बताइए क्या सही है क्या गलत है, कोड दे दिया, लेकिन वहीं साथ में ये 4 ऑप्शन 4 अलग अलग जगहों से लिख दिए गए। अब बताइए, एक प्रश्न में आजकल का जो माना जाना है कि सामान्य तौर पर एवरेज में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का रेशियो चलता है। अब कैसे फेस किया जाए, अभी हम उदाहरण यूपी जुडिशरी का लेंगे। फिलहाल यूपी जुडिशरी के उदाहरण के साथ शुरुआत करेंगे। स्टैंडर्ड लोअर जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हमें चाहिए कि तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा यूपी पीसीएसजे है। उसी का उदाहरण लेकर के जब हम मेंटेन करते हैं तो कहीं कहीं बेहतर स्थिति में अपनी तैयारी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक, बिहार भी अच्छा पेपर लेता है, हरियाणा भी लेता है, डीजेज भी लेता है, यूके भी लेता है, झारखंड भी लेता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर हमें अपने अंदर जो है मेंटेन करना है तो हमें यूपी जुडिशरी से अच्छा कोई भी जो है एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो उसी के एग्जाम्पल पे चलेंगे। अब पता चला यूपी जुडिशरी आपका 150 क्वेश्चन का है, एवरेज अगर 3 क्वेश्चन निकाला जाए तो 150 क्वेश्चन में आपके 450 क्वेश्चन हैं। 450 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं। क्या फ्लो होना चाहिए दिमाग का, सिर्फ 150 क्वेश्चन के लेवल का फ्लो आपका है तो आप तुरंत बाहर हो गए, 1/3 पहुंच गए। आपको उस 2 घंटे के दौरान अपने फ्लो को 3 से 4 गुना बढ़ा करके रखना है, ताकि हम उन क्वेश्चंस की रिकवरी कर सकें जो अचानक एक ही क्वेश्चन में एक साथ जुड़े हुए पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछेगा। सीआरपीसी की अगर हम बात करें, सीआरपीसी का क्वेश्चन आता है, अगर कहे कि निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फॉल्स आप चुनिए, कोर्ट की सहायता से ट्रू भी पूछ सकता है कि सत्य कौन से हैं, असत्य कौन से हैं, वो प्रश्न पूछा जाए। एक सेक्शन 2 से कोई स्टेटमेंट लिख दिया जाए, एक सेक्शन 125 से कोई स्टेटमेंट लिख दिया जाए, एक सेक्शन 319 से या 313 से कोई लिख दिया जाए, एक सेक्शन पता चला 482 से लिख दिया जाए, तो क्या आप कहेंगे क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, ऑब्जेक्शन लगाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस एक क्वेश्चन को सही करने के लिए, जैसे ही ए ऑप्शन पढ़े सेक्शन 2 की बात आपके दिमाग में आनी चाहिए एग्जैक्ट, ताकि वो सही हो सके। जैसे बी ऑप्शन पढ़े सेक्शन 125 की बातें
तुरंत की तुरंत आनी चाहिए, तब आप सही कर पाएंगे। जैसे सी ऑप्शन पढ़े, तुरंत की तुरंत 213 में क्या बातें लिखी हुई हैं, वो कहीं पर डेफिनीशन लिखी है, कहीं पर जो है मेंटेनेंस लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। कैसे मर्ज होंगे दिमाग में बातें, मेंटेन कैसे होंगी, एक दूसरे से जुड़कर कैसे आएंगी, आपकी जंप करने की कैपेसिटी क्या है, ये डिपेंड करेगा कि ये क्वेश्चन सही होगा या नहीं सही होगा। ठीक है, सुमेलित कराने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके साथ लिख दिया, यहाँ 125 लिख रहा है, यहाँ पर मेंटेनेंस लिख रहा है, यहाँ पर 2D लिख रहा है, यहाँ पर कंप्लेंट लिख रहा है, यहाँ पर जो है 482 लिख रहा है, यहाँ पर जो है लिख रहा है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। इस प्रकार से चीजें जब लिख दी गई, एक ही बात में 4 क्वेश्चन आ गया, 3 क्वेश्चन आ गया, कैसे आप मेंटेन करेंगे प्रीलिम्स को अगर हम नहीं ढंग से पढ़े। यानी कि वैरायटी आपके अंदर होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए दिमाग में, कि ताकि हम क्वेश्चन को तुरंत जंप करके पकड़ सकें। आज इतनी मेरिट कम जा रही है, उसका कारण है, अभी उस बात पर भी आते हैं। उसके कारण है कि यहाँ 4 अलग अलग जगहों के सेक्शंस लिखे हुए, 4 अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। परिणाम क्या निकला, हमसे थोड़ी सी एक ऑप्शन में भी चूक हो गई, हम जंप नहीं कर पाए, रास्ते में गिर गए, गलत हो गया। ये प्रीलिम्स का आज की डेट में चैलेंज है। कैसे मेंटेन होगा, स्पेशली जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका हो रहा है, ये पूरी मैपिंग करा ले रहा है। इसके बाद एक सिंपल सी नॉलेज टेस्ट के रूप में आपका जो है मेंस होता है। ठीक है, ये आपको क्या ज्ञान है, ठीक है, आपको क्या ज्ञान है, इसका एक टेस्ट होता है विद आपके क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्लियर है या नहीं है, उससे जुड़ा हुआ मेंस होता है। मेंस बहुत ही सीमित होता है। आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला साल भर प्रीलिम्स, 2 महीने मेंस, तो 1/4 ही मेंस होता है आपका मैक्सिमम। ठीक है, 1/4 तक ही जाता है। कैसे, तो अगर हम यहाँ पर बेहतर है, ये बहुत आसान हो जाएगा। विदाउट कॉन्सेप्ट तो आपके फैक्ट भी क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट तो यहीं लेकर के चल रहे हैं, उसने टेस्ट की प्रक्रिया में अंतर पैदा किया ना, आपके कमीशन ने टेस्ट लेने की प्रक्रिया में अंतर किया कि किस स्टेप पर क्या हम टेस्ट करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट मेंटेन है, जब फैक्ट आपके मेंटेन है, तभी तो पर्सनालिटी आपकी डेवलपमेंट होगा। तो जो ये इंटरव्यू है, ठीक है, व्यक्तित्व मतलब कलम चलाने में जो कॉन्फिडेंस था वो तो अब हो चुका है। अब उस व्यक्तित्व को लेकर के चलना है जो आपके इंटरव्यू को मेंटेन करे, आपके सिस्टम को मेंटेन करे। आपने जो नॉलेज लिया, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके जरिए आप में क्या ग्रोथ हुई है, जब वहाँ पर फेस टू फेस क्वेश्चनिंग होगी, तब आप जब जवाब देंगे, आपका क्लियर होगा कि हाँ क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। ठीक, यानी कि क्लास ये आपकी प्रीलिम्स के लिए शुरू हो रही है, लेकिन सब कुछ स्वयं से इन्वॉल्व होगा। हर एक एंगल पर बातें रहेंगी। हम यहाँ पर इंटरप्रिटेट करेंगे, प्रीलिम्स के लिए चीज़ों का इंटरप्रिटेट करेंगे, वर्ड्स के यूज को, मीनिंग नहीं, मीनिंग तो सभी को पता है, यूज को समझेंगे, उसके हिसाब से अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फैक्ट का अरेंजमेंट करेंगे, प्रीलिम्स की हमारी तैयारी हो जाएगी। फिर उसका उसी जो अरेंजमेंट का यूज करते हुए अपने नॉलेज के टेस्ट में हम पास होंगे, और उसके जरिए जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, इंटरव्यू में भी पास होंगे। इन चीज़ों को लेकर के चलना है। अब एक उदाहरण लेते हैं, यूपी का उदाहरण लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है।
यूपी पीसीएसजे की अगर हम बात करते हैं, जीएस और लॉ के 2 पेपर होते हैं। एक 150 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं, 150 क्वेश्चन आपके लॉ के। बहुत सीधा हिसाब होता है, इंटू 1 इक्वल टू 150, 150 नंबर का जीएस होता है, इंटू 2 इक्वल टू 300 मार्क्स का आपका, ठीक है, लॉ का क्वेश्चन होता है। दोनों का टोटल करेंगे, $450 मार्क का होता है, ठीक। लास्ट ईयर मेरिट क्या रही है? लास्ट ईयर मेरिट आपकी कितनी रही? 212 212 नंबर की रही है, ठीक। इसका %50 225 होता है, 212 नंबर मेरिट रही है। अब आप बताइए कि 212 नंबर मात्र मेरिट होना, वो भी जुडिशरी के लिए, क्या माना जाए? कंपटीशन टफ है या कुछ और बात है, ठीक है, ठीक। अब दो पहलू आते हैं। पिछले साल 618 लगभग सीटें थी, 600 प्लस सीटें थी, 212 मेरिट गई। सामान्य तौर पे जो पिछले सालों में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें 300 के आसपास मेरिट जाती थी। अब आप सोचिए कि 300 के आसपास मेरिट जाती थी, 212 नंबर में कुछ हजार बच्चे ही पास हुए, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो कंपटीशन टफ नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरिट कोई वैल्यू नहीं है, हम अपने अंदर ऐसी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को इस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि कभी भी 350 नंबर से नीचे सोचना ही ना है। एक एवरेज जो तैयारी की जाती है, खासकर यूपी पीसीएसजे के लिए, वो 350 नंबर प्लस की तैयारी की जाती है कि इतना तो हमको मिलना ही मिलना है, बाकी जो मिलेगा वो बोनस में रहेगा। तो 212 जैसी मेरिट कभी भी आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है, ठीक है। अब आप सोचिए कि मेरिट 212 पे बन रही है, तो कोई बच्चा 212 नंबर पा करके पास हुआ है और आप ऑलरेडी 350 नंबर या 300 प्लस नंबर लेकर के पास हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 2 महीने बाद अगर मेंस का एग्जाम होने जा रहा है तो आप उससे कितने नंबर पहले ही आगे हैं, यानी कि आपका दिमाग उस स्तर पर है कि उससे 50 नंबर, सैकड़ों नंबर का अंतर क्रिएट है, पहले से ही क्रिएट है, हम उससे बेहतर हैं। उस कॉन्फिडेंस में आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे मेंस में। लेकिन गलती से पास हो गए 212 नंबर लेके, तो अब तो टेंशन में खाली आधी ज़िंदगी यही कट गई कि पता नहीं मेरिट में होगा कि नहीं होगा। तो आपको एक बात बता रहा हूँ, मेंस की तैयारी, जो प्रीलिम्स तैयार करके प्रीलिम्स देते हैं और उसके बाद मेंस की तैयारी का जो समय आता है, तो उसमें 2 कैटेगरी पाई जाती है। एक कैटेगरी होती है कि प्रीलिम्स दे करके बच्चा आता है, फिर इसके बाद 1-2 दिन रेस्ट लिया, मेंस की तैयारी करना शुरू कर देता है। ये वो बच्चे होते हैं जो 300 प्लस नंबर पाने की क्षमता रखते हैं, 212 जैसी मेरिट उनके दिमाग में नहीं होती है। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि अपना नंबर बस सुबह शाम जोड़ते रह रहे हैं, यूट्यूब खोल लिए, इनका जो है आंसर शीट आ गया है, इनका आंसर शीट आ गया है, हम मिलाए तो कभी 210 आ गया, कभी 215 आ गया, उसी में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब आयोग का जब आंसर सीट आएगा तब मिलाएंगे। पता चला आयोग की आंसर सीट में 212 नंबर आपका आ रहा है। अब टेंशन हो गई कि मेरिट क्या इतनी कम जाएगी कि नहीं जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे। रिजल्ट आया, 2 महीने बचे हैं, मेंस की तैयारी क्या खाक आप करेंगे। लेकिन जो बच्चा 300 प्लस नंबर पाने की क्षमता रखता है, 300 से ज़्यादा नंबर पा करके वो
सिक्योर है, उसको पता है कि गलती से भी ऐसी मेरिट नहीं बनेगी कि मैं बाहर होऊंगा, वो उसी समय से यानी कि आपसे 2 महीने पहले से मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। तो एक तो प्रीलिम्स के दौरान ही बेहतर परफॉर्मेंस था, अच्छी तैयारी उसने की थी, साथ ही साथ मेंस के लिए रिजल्ट का इंतजार ना करके पहले से ही अपनी तैयारी करके आगे वो चल रहा है। परिणाम क्या निकला, फिर वो आगे हो गया, फिर वो आगे हो गया, और परिणाम उसी के पक्ष में जाता है। आप पूरी लिस्ट निकाल करके कभी भी देखिए कि क्या रहता है, या आपके नॉलेज में कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने फाइनल सिलेक्शन लिया है, उसको आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का नंबर भी आप देख लीजिए, मेंस का भी नंबर देख लीजिए, इंटरव्यू का भी नंबर देख लीजिए, परफॉर्मेंस खुद ब खुद समझ में आती है कि इसका सिलेक्शन क्यों हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो क्या आप मेरिट के आसपास पेपर पर डिपेंड करते हैं कि हमारा पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर अच्छा ही होगा? ये आप पे निर्भर करता है कि आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके रखा है। ये बातें जो लेकर के चलते हैं, मेंटेन करते हैं, उनका रिजल्ट कभी अनसर्टेन नहीं होता है। कभी ये नहीं होता है कि 2 नंबर और होता तो हो जाता, या 2 नंबर जो है हम ज़्यादा पा करके पास हुए। वो सिक्योर जोन में होते हैं। इस चीज़ के लिए प्रीलिम्स की स्पेशल क्लास होती है, ना कि पढ़ लेने मात्र के लिए होती है। ठीक है, ट्रेंड बहुत चल रहे हैं, प्री क्लास चल रही है, बस कथा पास करके ख़त्म कर दी, कोई मतलब नहीं है। आपकी ये जो क्लास रहेगी आपके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रहेगी। ठीक है, न कि प्रीलिम्स पास हो जाइए गिरते पड़ते कि हमने प्रीलिम्स की क्लास की थी, प्रीलिम्स पास हो गए बस पर्याप्त नहीं। यहाँ पर संघर्ष स्टैंडर्ड मेंटेन करने का है। परीक्षा तो खुद ब खुद पास हो जाएंगे आप। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है तो आप प्रीलिम्स पास भी हो जाएंगे तो मेंस पास नहीं होंगे। ठीक है, मेंस पास नहीं होंगे। ठीक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो है प्रीलिम्स निकल गया इस बार, प्रीलिम्स इस बार निकल गया, मेंस आपने इस बार लिखा, फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेपर देना होता है तो कभी भी दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की जाती है। आपको हमेशा उस स्तर पर होना चाहिए कि अगर एक बार मेरा प्रीलिम्स निकलना शुरू हुआ है तो कभी भी अब हम रुकेंगे नहीं। कोई एक्सेप्शनल बात हो जाए जिसकी वजह से हम किसी प्रीलिम्स में फेल हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक बार जब हमारी प्रीलिम्स की तैयारी हो गई तो हमको कभी भी रुकना नहीं है। जब यह सोच लेकर के आप चलेंगे तो कभी भी आपका नहीं रुकेगा। लेकिन इसमें अगर कमी है तब फिर वही अनसर्टेन स्थितियां बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो वो आधार लेके चलना है। मेरिट इतनी कम जाती है मतलब कंपटीटर कोई नहीं है, सारा कंपटीशन आपको खुद से करना है कि आपके अंदर जो क्षमता है उसको कैसे निखार के सामने लाया जाए, ताकि हमको कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई अनसर्टेन स्थिति ना रहे, हम मेंटेन हो सकें। उसके लिए हमें प्रीलिम्स की अपनी क्लास करनी है। ठीक, अब यूज कैसे होगा सीआरपीसी के साथ उस चीज को समझते हैं। ठीक, हम लोग को जो शुरुआत करनी है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से शुरुआत करनी है। ठीक है, यहाँ पर जब हम मान लीजिए हमने बेसिक से शुरू किया तो हम बेयर एक्ट खरीद के लाए, बेयर एक्ट ले करके आए, तो हमको इसमें फोर 84 सेक्शन मिले। ठीक, एक सामान्य सी बात है कि जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं लॉ बैकग्राउंड वालों के लिए, जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, हम देखते हैं कि जो भी एक्ट्स हैं अगर हम देखें 484 धाराएं, ABCD छोड़ दिया हूँ, सिर्फ डायरेक्ट जो ओवरऑल लिखा हुआ है उस नंबर के हिसाब से। ठीक है, टोटल नंबर आप मैंने नहीं बोला है, एक सिंपली नंबर
484 यूज हुआ है, 484। आईपीसी लिए 511, ठीक है। सीपीसी लिए तो सेक्शन प्लस आर्डर रूल एक्स्ट्रा हो गया, लगभग जा कर के जनरली देखेंगे तो 200 के लगभग आर्डर के हिसाब से और सेक्शन के हिसाब से बनता है। रूल्स को भी देखेंगे तो 400 से ऊपर 500 के लगभग वो भी पहुंच जाता है, ठीक है। एविडेंस एक्ट लिए 167 वो भी जुड़ जा रहा है। टीपीए लिए हर एक जगह पर देखेंगे तो पता चला कि हमको 2-4 हज़ार सेक्शंस पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन आना है, अब हम क्या करें, ठीक। फिर जो भी आपके सीनियर्स होंगे प्रिपरेशन के लिए, जिनसे भी आप सलाह ले रहे हैं, वो पहली सलाह जरूर दे देते हैं। लॉ बैकग्राउंड वालों को पहली सलाह जरूर मिल जाती है कि सेक्शन नंबर पूछता है। अब उन्होंने तो सलाह दे दी, सेक्शन नंबर से पूछता है। अब समस्या ये क्रिएट हुई कि हमने देखा कि 2-4 हज़ार धाराएं हमको पढ़नी है, 2-4 हज़ार धाराएं पूछी जा सकती हैं। अब इतने छोटे से दिमाग में इनको कैसे मेंटेन रखा जाए, क्या किया जाए, क्या हो, कैसे होगा। पहले ही डिप्रेशन में चले गए, पहले ही डिप्रेशन में चले गए। अब क्या हो, तो जो एनर्जी यूज करनी थी हमको प्रिपरेशन करने के लिए, वो एनर्जी अब डिप्रेशन से लड़ने के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक। जिस व्यक्ति ने सलाह दी कि सेक्शन नंबर आपको जानने हैं, जिस व्यक्ति ने सलाह दी केस लॉज आपको जानने हैं, जो कुछ भी सलाह दिया, किसी ने स्ट्रेटजी नहीं शेयर की आपसे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। 484 धारा ही नहीं, 4000 धाराएं सीआरपीसी में हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000-2000 तो हो ही जाएंगी, ABCD फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब मिला लिया जाए तो सीआरपीसी 484 धाराओं पर ही नहीं है, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सप्लानेशन, हर एक स्तर पर देखा जाए तो आपका तो 1000-2000 जो है 2000-3000 धाराएं तो पार हो जाएंगी आपकी सीआरपीसी में। फिर कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें। और मजेदार बात यह है कि ये सारा मैनेजमेंट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में होता है, मेंस में नहीं होता है। मेंस यूज किया जाता है प्रीलिम्स की तैयारी को, मेंस में प्रिपरेशन नहीं होती है, मेंस में प्रैक्टिस होती है। प्रिपरेशन सारी की सारी बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, ठीक है। मेंस प्रैक्टिस का विषय है, अभ्यास का विषय है, प्रिपरेशन का सब्जेक्ट नहीं है। अब आप अगर मेंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट आप बाहर हैं, ठीक। मेंस के दौरान जो आपने प्रिपेयर किया है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, उसे जब यूज करके प्रैक्टिस करते हैं तो प्रीलिम्स तो निकला ही निकला, मेंस भी आपका निकल जाएगा। ये चीजें जोड़ करके चलनी है। क्या स्ट्रेटजी है? 484 धाराएं, एक कानून समस्या। एक बार फिर से बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रीलिम्स है ये तैयारी का विषय है, प्रिपरेशन का विषय है, और जो मेंस है वो तैयारी का विषय नहीं है, प्रैक्टिस का विषय है। प्रैक्टिस किस बात की? तो जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान हमने नॉलेज गेन की है, अपने ज्ञान को बढ़ाया है, उसके बिहाफ पर हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बिहाफ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, आपने प्रीलिम्स में तैयार किया कि विदाउट वारंट कब कब गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। विदाउट वारंट कब और कहां कैसे कैसे गिरफ्तारी हो सकती है, इसके क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, ठीक। प्रीलिम्स के दौरान आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके थ्रू टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज हर तरीके से आपने मेंटेन कर लिया कि चाहे भी जैसा, सारा चीज अरेंज है, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछा जाएगा हमको कोई समस्या नहीं होगी। अच्छी बात। अब मेंस में क्या करेंगे? मेंस का जब हम उठाए, साल पेपर उठाए, प्रैक्टिस सेट उठाए, क्वेश्चन सेट किए, और फिर से क्वेश्चन यही बना कि सीआरपीसी के अंतर्गत, ठीक है, विदाउट वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, उन परिस्थितियों का वर्णन करिए। अब क्या करेंगे? फिर से सीआरपीसी पढ़ेंगे। क्या समय है इतना आपके पास? क्या कोई जवाब देगा कि क्या हमारे पास इतना समय है कि हम फिर से अब सीआरपीसी पढ़ना शुरू करें कि कहां कहां विदाउट वारंट अरेस्ट होता है, एक्सप्लेन करना है हमको इस आंसर में? बताइए। नो सर। नहीं, समय कहां है?
समय कहाँ। ठीक, प्रीलिम्स के लिए तो आपको पूरा टाइम मिला। एलएलबी में अपीयर हो रहे हैं, उस दौरान भी प्रिपरेशन आज शुरू हो जा रही है, आफ्टर एलएलबी भी हो रही है, पूरा समय मिला। अब प्रीलिम्स के बाद 2-4 महीने के भीतर मेंस होना है, क्या फिर हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, फिर हम आईपीसी पढ़ेंगे, फिर एविडेंस पढ़ेंगे, फिर कुछ भी पढ़ेंगे? नहीं नहीं, केवल दिमाग का एक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है कि जिस दौरान हमने प्रीलिम्स तैयार किया उस दौरान मेंस को दिमाग में रखकर भी नहीं चलते हैं, गड़बड़ी हो गई, फिर से उठाए सीआरपीसी, अब ढूंढ रहे हैं विदाउट वारंट कहाँ कहाँ पर है। तो प्रीलिम्स में साल भर क्या किए, प्रीलिम्स के दौरान ही तो क्वेश्चन आना था, मिक्स क्वेश्चन भी तो आता है कि सेक्शन 42 में होगा, 43 में होगा, 151 में होगा, कहाँ कहाँ होगा। तो आपने क्यों नहीं विदाउट वारंट अरेस्ट के सेक्शंस को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया? यह आपकी गलती है। कोई भी बात हो रही है, मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड 2-4 जगहों पर बात लिखी हुई है, क्यों नहीं आपने किया? ट्रायल से रिलेटेड कई बातें कॉमन है और कई बातें अलग अलग सेक्शंस में दी हुई हैं, क्यों नहीं आपने कलेक्ट किया? ये आपकी गलती है। जबकि प्रीलिम्स में भी उस एंगल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने उस समय ही नहीं समझा। तो जो मैंने अभी कहा आपसे कि एक बच्चा 300 प्लस नंबर पाता है, एक बच्चा 212 नंबर के लिए संघर्ष करता है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं बता रहा हूँ, 300 प्लस वो पा रहा है जो हर एंगल से टॉपिक को, सेक्शन को, हर चीज को तैयार कर रखा है, वो 300 प्लस पा रहा है। जो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल अपनी प्रिपरेशन किया है कि किसी तरीके से प्रीलिम्स पास हो जाएं, वो 212 में भी संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ये डिफरेंस, ये है प्रीलिम्स की तैयारी। ठीक है, अगर इस स्ट्रेटजी पर आप प्रीलिम्स नहीं तैयार करते हैं तो फाइनल रिजल्ट के बारे में आप मत सोचिए। मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ रिजल्ट पॉजिटिव और निगेटिव होने से पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव होकर आप पूरी दुनिया को जवाब दे सकते हैं, ठीक है, निगेटिव हुआ तो जवाब देने की जगह आप मुंह छिपाते हुए फिरेंगे, चाहे वो परिवार हो या परिवार से बाहर की स्थिति हो। तो आपको क्या करना है, फेस करना है या अपना फेस छिपाना है, ये आप पे निर्भर करता है। तो शुरुआती स्तर ही इतना बेहतर होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब किया जाता है, किसी को दिया जाता है, अपना परिचय जब दिया जा रहा है, तो आप सबसे अच्छी वैल्यूफुल बातों के साथ परिचय देते हैं, ना कि अपनी कमियों को बताते हुए परिचय देते हैं। ठीक है, तो आज अगर इस दुनिया को आपको अपना परिचय देना है तो उस परिचय को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा कि आप कितने वैल्यूफुल हैं। अगला व्यक्ति उसी हिसाब से इम्प्रेस होगा, चाहे वो कमीशन का मामला हो, आयोग का मामला हो, ठीक है, फैमिली का मैटर हो, पड़ोसी का मैटर हो, XYZ कहीं का भी मैटर हो, तो उस स्तर पे अपने स्टेटस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वही कंपटीशन है कि हम अपना स्तर किस हिसाब से मेंटेन करते हैं, पहले कदम हमारे क्या रहते हैं। नींव ही नहीं, ये तो कहावत है, पुरानी कहावत है, नींव ही कमज़ोर होगी तो फिर इमारत तो कमज़ोर होगी ही होगी। नींव मजबूत बनानी है क्योंकि इमारत हमें बहुत बड़ी खड़ी करनी है। तो कैसे होगा, वो प्रीलिम्स नींव है आपकी, फाउंडेशन है आपका, मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करिए। 484 सेक्शन है, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई 484 सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे आप तैयार करेंगे, आंसर नहीं है। आंसर नहीं है, उसका आंसर मैं दूंगा कि कैसे ये 484 सेक्शन आपके टिप पर आ जाएंगे, तरीका है उसका। दूसरी बात, ठीक है, अभी बात आई थी एक जीएस का पेपर होगा और एक लॉ का पेपर होगा आपका। ठीक है, ये बात अभी आई थी। एक सामान्य टाइमिंग, जनरल टाइमिंग क्या है,
9:30 बजे से 11:30 बजे और 2:30 बजे से 4:30 बजे, यही है ना टाइमिंग? ठीक है। यस सर। इस गैपिंग के बीच कितनी देर का डिफरेंस है? 3 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है। 11:30 बजे जब आपका पेपर समाप्त हुआ, 2:30 बजे शुरू होने वाला है नेक्स्ट पेपर, तो उसके लिए 3 घंटे का डिफरेंस है। एक छोटी सी कहानी आप सुन लीजिए, तब इस पर आते हैं। इस 3 घंटे डिफरेंस पर ये शुरुआत यूपीएससी की है। यूपीएससी ने ऐसा कर रखा है। आज कुछ समय डिस्टर्ब चल रहा है, उसका परिणाम है कि एग्जामिनेशन के टाइम जो है थोड़ा अनसर्टेन हो गए हैं, कब होगा कब नहीं होगा। अदरवाइज यूपीएससी का एक निश्चित शेड्यूल होता था, यूपीपीसीएस का एक निश्चित शेड्यूल होता था, उसके आफ्टर 1 और 2 वीक यूपीपीसीएस भी होता था। मैं सिविल की फिलहाल बात कर रहा हूँ, सिविल से ही आंसर इसका भी मिलेगा। ठीक है, एक टाइमिंग होती थी। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था इस पर भी, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, और बात आई कि मई में एग्जाम होता था, और मई में गर्मी आप जानते हैं। ठीक, इस दौरान कमीशन का एक इंस्ट्रक्शन होता था कि 11:30 बजे जब पेपर समाप्त होगा तो सभी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा कैंपस से। कैंपस के अंदर कोई भी कैंडिडेट नहीं रहेगा। चलिए, कहीं बढ़िया स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है, बहुत से उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, थोड़ा जंगल वंगल है तो हवा हवा लग गई। बहुत से ऐसे सेंटर्स होते थे जहाँ पर पेड़ भी नहीं मिलते थे कि छाया में खड़े हुआ जाए, नाश्ता करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। ये सारा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। नाश्ता करने के लिए जगह नहीं मिलती थी कि क्या नाश्ता किया जाए। ठीक है, स्टूडेंट आयली थोड़े खाएगा, अब पता चला कि दाल रोटी तो मिल नहीं रही है कि थोड़ा सा ढंग से खाएं। तमाम ऐसी बातें होती थी। कुछ लोग गए, कोर्ट का सहारा लिए कि ये 3 घंटे के गैप को घटाया जाए। तो एक जवाब कमीशन की ओर से आया था, वही हमेशा याद रखिएगा, प्रिपरेशन में बड़ी आसानी होगी। कमीशन ने कहा था कि संविधान ने जो इस कमीशंस की जो है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस की स्थापना की है, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए किया गया है, अपॉइंटमेंट के लिए नहीं किया गया है। कि कौन से कैंडिडेट्स को आप सेलेक्ट करते हैं जो माना जाए कि इन सेवाओं के लिए, इन सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं, तो हम एग्जाम ले रहे हैं। हम ये प्रीलिम्स या और कुछ नहीं ले रहे हैं, हम एग्जाम ले रहे हैं। एग्जाम लेने का मतलब चाहे आपको धूप में खड़ा करें, चाहे आपको बरसात में खड़ा करें। आप बताइए, आप एक आईएएस बन जाते हैं, ठीक है, मैं पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जुडिशरी भी पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन जुडिशरी छत के नीचे है सामान्य तौर पर। लेकिन एक जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं आपके, 24 आवर ड्यूटी पर होते हैं। कब उनको किन विषम परिस्थितियों में कहाँ खड़ा होना पड़े, भीग रहे हैं, धूप लगे, तो क्या धूप लगेगी तो आप ऑफिस चले जाएंगे कि अभी धूप जब चली जाएगी तब हम आएंगे? आज एग्जाम देने के समय आप युवा वर्ग में हैं, एग्जाम देने के समय धूप नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे सेलेक्ट किया जाए कि आप अपने जिले का, अपने क्षेत्र का प्रशासन संभाल पाएंगे? किसी भी विषम परिस्थिति में आपको वहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा, चाहे वो बरसात की स्थिति हो, चाहे धूप की स्थिति हो। तो हम एग्जाम ले रहे हैं, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी, ये एग्जाम ले रहे हैं, आपको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि आपको फैसिलिटी दी जाए ताकि आप पेपर बेहतर करिए। और ये कॉमन एग्जामिनेशन है, किसी स्पेशल के लिए फैसिलिटी और किसी स्पेशल के लिए फैसिलिटी का ना रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को कैंपस से बाहर किया जा रहा है, जिनमें धूप से लड़ने की क्षमता है, जिनमें हर तरीके की क्षमता है। अंततः वही कैंडिडेट्स चुने जाएंगे कि यह अपॉइंटमेंट देने के योग्य हैं, और एग्जाम इसी तरीके से लिया जाएगा। बात वहाँ खत्म हो गई। अब बात आई, आज भी यही पैटर्न चल रहा है। यूपीपीसीएस जे जुडिशरी, यानी कि लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ का पेपर पहले करना चाहिए था, लॉ का पेपर बाद में किया गया। अब आप बताइए, लॉ का पेपर बाद में किया गया है, जीएस और लॉ के बीच 3 घंटे का डिफरेंस है। जून में आपका पेपर ले रहा है, आप क्या करेंगे? लॉ का पेपर एवरेज 5 से 10 नंबर, 5 से 10 नंबर, अपने आप मेरिट घट जाती है।
इन सरकमस्टांसेस को कि जो 3 घंटे का डिफरेंस है इसको फेस करके हम जा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी लॉस हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है और परिणाम निकलता है कि ला के पेपर में अपने आप कुछ क्वेश्चंस घट जाते हैं, कुछ नंबर घट जाते हैं। ये एक एग्जामिनेशन की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमारा आपका डिस्कशन कुछ और है। क्या ये 3 घंटे ऐसे जाने में या यूजफुल बनाया जाए? क्या चाहते हैं आप लोग? यूजफुल बनाने के लिए। यूजफुल बनाया जाए। यूपी पीसीएसजे में लॉ में कितने सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं इंडिविजुअल, जिनसे लॉ का एक पूरा पेपर सब्जेक्ट बनता है? 10 पार्ट हैं। यस सर। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ठीक है, सारे मिला करके विद इंटरनेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 10 पार्ट्स आपके हैं, ठीक। और इसके अलावा जब हम एपीओ दे रहे हैं तो एपीओ में आईपीसी, सामान्य तौर पर उत्तराखंड एपीओ और यूपी एपीओ का सिलेबस बड़ा सिंपल है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, साथ में पुलिस एक्ट हैं। उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड का पुलिस एक्ट है, यूपी के लिए यूपी का पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है, तो उनको भी हमें पढ़ना है। सिलेबस छोटा हो जाता है, मतलब ये नहीं कि संघर्ष घट जाता है, ठीक है। जिनमें संघर्ष करने की क्षमता है वो हर एक सिलेबस से निपट सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक। अब अगर मैं ये पूछूं कि इन 3 घंटों में बाहर निकलना, फिर से रूम में जाना, थोड़ा नाश्ता वास्ता करना, माइनस 1 घंटे को घटा दे तो अब आपके पास कितना बचा? 2। क्या 2 घंटे में ये 10 पार्ट दोहराए जा सकते हैं? यस सर। जो दोहरा लेगा उसके लिए 3 घंटे बोनस है, वो 300 प्लस वाला होता है। और जिसके पास ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि 2 घंटे में दोहरा सके, उसके लिए तो बोझा है। धूप लग रही है, बरसात हो रही है, इसी में टाइम निकल गया। और आपको भी पता है, बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं कि साल भर हम एकेडमिक के दौरान साल भर हम तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, क्लासेस करते थे, लेकिन जब एग्जाम होता था तो जो रात में पढ़ के जाते थे वही सारे क्वेश्चन मिलते थे। जो जितना अच्छा दोहरा के जाता था उसको उतना ही अच्छा नंबर मिलता था। ऐसा आपका वर्षों का एक्सपीरियंस होगा कि किसी का एक्सपीरियंस अलग है, सभी का मेरा एक्सपीरियंस अलग है। क्या है? सालों भर पढ़ा हुआ क्या है? जो हम आखिरी में पढ़ते हैं वो नहीं आता। अरे ये तो गड़बड़ है भाई, कहना नहीं चाहिए। अभी आप जान रहे हैं कि संडे को या जेएस का एग्जामिनेशन हुआ है, तो जो इलाहाबाद में सेंटर था, इलाहाबाद में जो हम 2-3 लोग साथ में थे, एक दिन पहले ही गए थे, तो गए, रेस्ट लिए, थोड़ा आराम किए, क्योंकि पीसफुल माइंड से एग्ज़ाम देने पर आपका जो है मेंटल लेवल, एनर्जी ज़्यादा अच्छे से आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आप दौड़ते भागते अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस का रेशियो ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से पहले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में दोनों तीनों लोगों ने करीब 10-12 क्वेश्चंस पर ऐसे ही डिस्कशन कर लिया कि ये इसमें क्या होता है, ये क्या होता है। और अच्छी बात ये रही, या ये कहिए कि ऐसी बात रही जिसका मुझे भी विश्वास तो रहता है हमेशा, लेकिन जो साथ में लोग थे उनको नहीं विश्वास रहता था कि ऐसा भी हो सकता है। जिस एंगल पर डिस्कशन किया गया, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 घंटे बाद जा कर के जब हम पेपर हॉल में बैठते हैं तो पेपर में मिलता है। कैसे माना जाए? ठीक सर मैं भी था सर, इसलिए मुझे पता है वही है। फिर अब सोचने का विषय है। इनकी बात ऐसा नहीं है कि इस पर बस ये लाइटली लिया जा सकता है, बहुत सीरियस बात है कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि जो इन्होंने दोहराया वो नहीं आया, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो यूज करनी है उसके लिए जो हमारे डायरेक्शंस होने चाहिए थे, जो दिशाएं होनी चाहिए थी, उनमें तो नहीं कमी है। क्योंकि एक जनरल सबके साथ ऐसा होता है, अपवादित अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि जो वो दोहरा रहे हैं, अंतिम समय में वो नहीं आ रहा है, मामला कुछ अनसर्टेन हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। ऐसा क्यों? तो ये ध्यान देने का विषय। ऐसा होता है केवल इनके साथ नहीं, सब बहुत लोगों के साथ होता है। हाई स्कूल में इम्पॉर्टेंट, देखिए मैंने कहा दोहराना, इम्पॉर्टेंट नहीं बोला है। इम्पॉर्टेंट पढ़ के गए, वो इम्पॉर्टेंट कल को नहीं आया।
हमने क्या दिमाग लगाया कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, इस साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। पता चला रिपीट हो गया और हम छोड़ दिए थे, अंतिम समय में गड़बड़ हो गई। अब मामला आया कि क्या ऐसा हम करें कि मेंटेन हो, तब कुछ और कहानी निकलेगी। मैं इन 2 घंटों में इम्पॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा। इम्पॉर्टेंट तो हम पूरी तैयारी के दौरान छांटेंगे कि क्या क्वेश्चन आता है। मैं इन 2 घंटों में इम्पॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन 2 घंटों में उसकी बात कर रहा हूं जो साल भर हमने पढ़ रखा है, वो 2 घंटे में कैसे दोहराया जाए। जो हमने साल भर से पढ़ रखा है, अपनी तैयारी कर रखी है, वो 2 घंटे में कैसे दोहराया जाए। क्या यह स्ट्रेटजी हमारी तैयार है? अगर तैयार है, हम कभी भी प्रीलिम्स गलती से भी नहीं फेल होंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी में अगर आपके कमी है कि उस 2 घंटे का यूज किस प्रकार किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं अनिश्चित स्थितियों में चले जाएंगे, होगा या नहीं होगा। तो हमको ये फॉलो करना है, ये स्ट्रेटजी बनानी है कि अंतिम क्षण तक हम अपनी प्रिपरेशन को, लेवल को कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ तैयारी करने वाला, उसके लिए मैंने बताया कि प्रीलिम्स में प्रिपरेशन करता है तो मेंस में प्रैक्टिस करता है। उनके लिए मैंने नहीं बोला था कि प्रीलिम्स भी प्रिपरेशन में चले गए और मेंस भी प्रिपरेशन में चले गए। पता चला कि कुछ भी नहीं निकला, फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इस 2 घंटे की स्ट्रेटजी को हम लेकर के चलेंगे विद दिस 2 घंटा, ठीक है। ये 2 घंटे के साथ इस 2 घंटे को अपने लिए सबसे अच्छे 2 घंटे बनाने हैं। यानी कि आप साल, 2 साल, 4 साल कितनी भी तैयारी किए हो, इस 2 घंटे में यदि परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहा तो सारी तैयारी आपकी बेकार है। तो इस 2 घंटे में बेस्ट देने के लिए, इस 2 घंटे में भी हम बेस्ट देंगे, जिसके लिए हमें अगले 2-4 महीने मेहनत करनी है, ताकि कोई भी अनसर्टेन स्थिति ना रहे, कोई भी अनिश्चित स्थिति ना रहे। इस बात को लेकर के चलना है। बात समझ रहे हैं? क्लास का फ्लो क्या रहेगा? यस सर। इस बात को आप लोग कायदे से समझे रहिएगा, ठीक। अगर मैं कहूं, फिलहाल सीआरपीसी से शुरुआत हो रही, सीआरपीसी की चर्चा हो रही है। क्या सीआरपीसी को 15 मिनट में दोहराया जा सकता है? मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, मिनिमम की नहीं। मिनिमम आपकी एबिलिटी पर निर्भर करेगा कि आप 5 मिनट में सीआरपीसी दोहरा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, विषय सूची से मैं दोहराना मन में छोड़िए, 5 मिनट के अंदर पूरी सीआरपीसी आपको पढ़ के सुना सकता हूं, ठीक है। पूरी सीआरपीसी 5 मिनट के अंदर पढ़ के सुना सकता हूं। तो आप मन में क्यों नहीं दोहरा सकते हैं 5-7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर? लेकिन तरीका, उसके लिए कुछ तरीका होगा, उसके लिए हम कुछ समय लगाएंगे सीआरपीसी को पढ़ने और समझने में। उसके लिए कुछ लिंक स्टेब्लिश करेंगे, कुछ चेन बनाएंगे कि एक शब्द पढ़ते ही सारी बातें हमको अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। पता चला कि हम 5-7 मिनट, 10 मिनट में हर पेपर दोहरा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं, ठीक है। 10 पार्ट लाके 10 पार्ट को दोहराना है आपको, ठीक है। तो इन 10 पार्ट के लिए हर एक पार्ट को कितना मिनट मिला? 12 मिनट, है ना। 12 मिनट मिल रहा है। तो 12 मिनट में सीआरपीसी, 12 मिनट में आईपीसी, 12 मिनट में कुछ भी हम दोहरा लें। अगर इस स्थिति में हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, तो आप बताइए, क्या 12 मिनट में अगर आप सीआरपीसी दोहराने में सक्षम हो गए हैं, तो मेंस के एग्जामिनेशन के दौरान, मेंस के एग्जामिनेशन में जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी पहली समस्या आती है कि क्या सेक्शन नंबर कहीं अनअरेंज ना हो जाए, ठीक है। वो ऐसा अरेंजमेंट इस 12 मिनट में होता है कि कभी भी अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता ही नहीं है। तो मेंस में भी उसका उसी तरीके से यूज करेंगे।
जब इस 12 मिनट के प्रीलिम्स में दोहराने के लिए हम अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। पता चला कि 12 मिनट में पूरी सीआरपीसी हम दोहरा लिए तो जो भी 12 क्वेश्चन आने हैं पेपर में वो क्यों गलत होंगे, नहीं गलत होंगे। और जो शुरुआत में मैंने बात की दिमाग के फ्लो की, आपका फ्लो कितना फास्ट है, कितनी तेजी से दिमाग में बहाव हो रहा है, कितनी तेजी से आप जंप कर रहे हैं, ये वही सक्षम हो सकता है जो 12 मिनट में पूरे पेपर को दोहरा सकता है, और कोई नहीं सक्षम हो सकता है। तो ये 12 मिनट का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, कैसे हम मेंटेन करें, इस पर चर्चा रहेगी। ठीक है, इस पर चर्चा रहेगी कि सीआरपीसी, आईपीसी जो भी चीज़ें चलेंगी, फिलहाल सीआरपीसी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, दिमाग को फ्लो देना है, गति देना है कि दिमाग हमारा उसी स्पीड में चले जो कमीशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उससे कहीं तेज हम रहें, स्लो ना रहें। स्लो रहेंगे बाहर हो जाएंगे, तेज रहेंगे तो पार करके चले जाएंगे। ठीक है, क्या जब इलेक्शन पढ़ेंगे आप कभी इसी बहाने से, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन पढ़ना है तो इलेक्शन में कई तरीके होते हैं इलेक्शन जो है कराने के लिए। ठीक है, उसमें एक तरीका होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, हो सकता है आपने सिस्टम्स पढ़े हो, तो एक सिस्टम आपको मिलता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे ज़्यादा मत पा करके, चाहे जितना परसेंट हो, सभी में सबसे ज़्यादा मत पा करके जो सबसे आगे पहुंचता है वही विजयी घोषित किया जाता है। तो कंपटीशन भी यही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चलता है कि जो जितनी तेजी से आगे बढ़ करके सबसे बेहतर स्थिति में अपने को रिप्रेजेंट कर देता है वही सिलेक्ट होता है। उसके लिए इस 2 घंटे 12 मिनट पर भी फोकस करना है, इस 2 घंटे पर भी फोकस करना है, इन 484 सेक्शंस पर भी फोकस करना है, सारी चीज़ों के लिए फोकस करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से यह क्लास आप लोगों की रहेगी। मेंस में कैसे यूज होगा, छोटी सी बात, मेंस में कैसे यूज होगा, जब सेक्शन नंबर और सेक्शन के भीतर लिखी हुई बातें 12 मिनट में आप दोहरा सकते हैं तो जाहिर सी बात है मेंस में लिखते समय सिर्फ प्रैक्टिस की एक आवश्यकता रहेगी, आपकी कलम कभी भी नहीं रुकेगी। परिणाम ये निकलेगा कि मेंस भी बढ़िया परफेक्ट लिख करके आएंगे और एग्जामिनर को सेटिस्फाई करके भी नंबर ले लेंगे, और प्रीलिम्स में मैक्सिमम सही करके आप आएंगे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और उसके बिहाफ पर आप प्रीलिम्स में भी जो है सेलेक्ट हो जाएंगे कि हाँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। परिणाम ओवरऑल जाकर के फाइनल रिजल्ट के रूप में रहेगा। यानी कि ये प्री की क्लास सिर्फ प्री से रिलेटेड नहीं है, उस तैयारी से रिलेटेड है जिसमें हमारे मेंस इंटरव्यू हर एक चीज़ का बेस पूरा तैयार हो जाएगा। सिर्फ हमें एक प्रैक्टिस करके, एक फॉलोअप दे करके अपने आप को रिजल्ट के भीतर लाना है, इतना ही एक्स्ट्रा वर्क रहेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर है ना इतनी बात?